Hey champs, if you're feeling unprepared for exams, then nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app from Android Play Store, where you can find all our courses for all the 3 subjects with full syllabus coverage. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपकी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अभी रिसेंटली मैंने मेजर हेड और सब हेड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था इन विच आई डिस्कस 51 important examples, and that video has actually really helped all of you, it seems. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सो यू मस्ट वॉच इट. आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू इन कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ मेजर हेड एंड सब हेड रिलेटेड क्वेश्चंस. तो इस वीडियो में मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, विच विल ऑल्सो प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर वाइवा, राइट? So let us look at this question. Hero Limited has raised following long-term loans on 1st April 2019. 10,000 10% debentures of rupees 100 each redeemable in 4 equal yearly installments beginning 1st July 2020. Debentures है 10 lakh rupees के. अभी देखते हैं. 11% bank loan from SBI repayable after 5 years, 20 lakhs. Interest on debentures and bank loan has not been yet paid. How will you show the above items in the balance sheet of the company as at 31st March 2020? So champs, देखिए यहाँ पे जो हमें बातें गिवन है वो 1 अप्रैल 19 को बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ डिबेंचर्स है और कुछ बैंक लोन है जो हमने लिया हुआ है, राइट? और हमारी बैलेंस शीट क्लोज होगी 31 मार्च 2020 को. यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है? ये जो डिबेंचर्स हैं ये 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होंगे. 10,000 के डिबेंचर्स अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो आप समझ ही सकते हैं कि 2500 डिबेंचर्स हम हर एक इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे. और पहली बार ये रिडेम्पशन कब स्टार्ट होगी? ये स्टार्ट होगी 1 जुलाई 2020 को, जो कि मेरी बैलेंस शीट की डेट के बाद है. चैम्प्स, जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी न्यू कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, वो आपको कहती है कि अगर बैलेंस शीट की डेट के विद इन 12 मंथ्स, बैलेंस शीट की डेट के बाद विद इन 12 मंथ्स कोई आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाती है. वैसे तो डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, बट बैलेंस शीट की डेट के कुछ ही महीने बाद हमारे 2500 डिबेंचर्स होने हैं रिडीम. तो ये 2500 डिबेंचर्स की जो लाइबिलिटी है वो बन जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी. और बाकी के जो 7500 के डिबेंचर्स हैं वो तो अभी बाद में, 1 साल के बाद, बैलेंस शीट की डेट के 1 साल के बाद जाके कभी रिडीम होने हैं, तो वो तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी ही रहेगी. लेट मी रिपीट. सो 10,000 में से 2500 के डिबेंचर्स 1 जुलाई 20 को रिडीम होने हैं, जो कि आपकी बैलेंस शीट की डेट के बस कुछ ही महीने बाद है. बैलेंस शीट की डेट के अगर विद इन 12 मंथ्स कोई लाइबिलिटी आपकी अराइज होती है तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है. यानी कि 2500 डिबेंचर्स की लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी होगी और बाकी के 7500 डिबेंचर्स की लाइबिलिटी आपकी अभी भी नॉन करंट लाइबिलिटी ही रहेगी. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑफ कोर्स ये क्लियरली आपकी बुक में लिखा हुआ है. मैंने बहुत सारे जो रेशो से रिलेटेड इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस थे उसमें भी डिस्कस किया था. अच्छा, करंट लाइबिलिटी में कहाँ शो करेंगे? करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे, जहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है क्लियरली. आप जरूर चेक भी कीजिएगा. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स का यही मतलब है कि वैसे तो डिवेंचर्स जैसे लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बट अगर वो बैलेंस शीट की डेट के विद इन 12 मंथ्स कोई डिवेंचर्स रिडीम होने हैं तो वो करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में चला जाएगा.
और ये जो बैंक लोन है ये तो अभी 5 सालों के बाद जाके रिडीम होना है, ये तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। और चैम्प्स जैसे कह रहे हैं कि जब हमने बैलेंस शीट बनाई है ना, उस डेट तक ना हमने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ना हमने बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो दैट इज जैसे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अगेन वो होती है आपकी करंट लाइबिलिटी। अच्छा आप बताइए, अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड है या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड है, तो बताइए वो कहाँ पे शो करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? आप मुझे कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं। लेट मी रिपीट, अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और बैंक लोन पेड होता तो वो आप कहाँ पे शो करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? अभी तो ये नॉट पेड है, ड्यू बट नॉट पेड, तो इसको तो हम करंट लाइबिलिटी में ही शो करेंगे। सो द कंक्लूजन इज कि 2 बातें मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करूंगी और 3 बातें मैं करंट लाइबिलिटीज में शो करूंगी। अभी देखते हैं कैसे। चलिए चैम्प्स, अब हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऊपर लिख देते हैं हीरो लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 31st March 20, ठीक है। ओके, सो हियर वी हैव पर्टिकुलर्स, of course this is only an extract, ये है नोट नंबर, ये आपकी साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देन नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि मैं अभी नोट्स में दिखाऊंगी कि उसमें हमने क्या शो करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका हम जैसे नोट नंबर 1 बना देते हैं। और करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज देखते हैं उसमें क्या शो करना है। इसका हम नोट नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नोट्स में कैसे दिखाना है। नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर 1 हमने बनाया है नोट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो देखिए 10,000 में से 7,500 के डिबेंचर्स अभी भी लॉन्ग टर्म है, और ये जो बैंक लोन हमने SBI से लिया है ये तो पूरा ही लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लोन फ्रॉम SBI दैट वाज 20 lakhs और 7,500 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया आपका 7,50,000, ठीक है चांस। तो ये हो गया 27,50,000, ये आपका यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। अब देखते हैं करंट लाइबिलिटीज में क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट की डेट के अगर विद इन 12 मंथ्स कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 2,500 डिबेंचर्स की बात हो रही है, सो यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं अदर करंट लाइबिलिटीज में, इसका प्रॉपर नेम भी होता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब ऐसे तो लॉन्ग टर्म डेट है, बट उसका वो वाला पार्ट जो अभी विद इन 12 मंथ्स रिडीम होना है। 2,500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच due for redemption within 12 months from the date of balance sheet, from the balance sheet date, okay, so this is 2,50,000। अब चांस जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और बैंक लोन अभी तक हमने पे नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड, या फिर आप इसको ऐसे बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, मतलब ऐसे तो क्रिएट हो चुका है, बन चुका है 1 साल का इंटरेस्ट, बट अभी तक पे नहीं किया है। सो दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन 10% डिबेंचर्स एक है, और इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू चांस, इससे रिलेटेड भी मैंने आपके साथ सब हेड और मेजर हेड में बातें डिस्कस की हैं, डू वॉच दैट। एंड ड्यू ऑन लोन फ्रॉम SBI, ठीक है। अब चांस देखिए सिंपल है, 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट है और 20 लाख पे 11% का इंटरेस्ट है।
So that will be 1 lakh and 2,20,000. So ये हो गया आपका 5,70,000. यहाँ पे शो करेंगे 5,70,000. ओके राइट चैम्स. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं. चलते हैं. अंडर विच हेड फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी क्लासिफाइड और शोन. सो चैम्स, नॉन फाइनेंशियल कंपनी आप कोई नॉर्मल कंपनी समझ लीजिए. अभी जब मैं आपको फाइनेंशियल कंपनी का मतलब बताऊंगी तो आप समझ लीजिएगा कि फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती हैं. अभी देखते हैं. यहाँ पे जैसे सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड है, सेल ऑफ स्क्रैप है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ओके चैम्स, तो यहाँ पे बात हो रही है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की. नाउ जैसे सेल्स आप समझते हैं ये आपका मेन ऑपरेशन है, ये दिस इज योर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो डेफिनेटली इसे हम शो करने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंडर. ठीक है, ये आपका एसपीएल का फॉर्मेट है जो आपको कोशिश करनी है कि आप इसे मेमोराइज भी करें. सो चैम्प्स, इसमें जो मेरा मेन काम है, जो मेरी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जो मैं पैसे अर्न करती हूँ, द एक्टिविटीज विच आई अंडरटेक टू एक्चुअली मेक प्रॉफिट, वो हम इसमें शो करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. जैसे मान लीजिए मेरा पेन बना के बेचने का बिजनेस है, तो जो मैंने पेन बना के बेचा, जो मैंने सेल्स की, तो वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है. ठीक है. देन आपको पता है कि कुछ बिजनेसेस गुड्स बेचते हैं, कुछ बिजनेसेस सर्विसेज बेचते हैं और कुछ दोनों. तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, ये भी आपका मेन ऑपरेशन है, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है. मान लीजिए डॉक्टर की बात हो रही है, वो सर्विस दे रहे हैं. ठीक है. सेल ऑफ स्क्रैप, अगर आपका पेन बना के बेचने का बिजनेस है, तो कुछ पेन्स मान लीजिए ठीक नहीं बन पाए, वो खराब हो गए पेन, तो उसको आपने वैसे ही स्क्रैप के तौर पे बेच दिया, तो ये भी आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही बात है. तो सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, ये तीनों ही आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं. और मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया हुआ था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, ये अब आपका मेन ऑपरेशन नहीं है. आपका मेन ऑपरेशन तो पेन बना के बेचने का है. या जैसे मैंने कहा, मे बी आप एक डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर सर्विसेज भी देता है, वो नॉर्मल गुड्स की सेल भी कर सकता है, जैसे मेडिसिन. राइट. तो हम मान लेते हैं एक डॉक्टर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब अगर डॉक्टर ने किसी को लोन दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो ये मेन ऑपरेशन नहीं है ना, तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो नहीं है, पर ये इनकम जरूर है, तो ये जाएगा अदर इनकम में. ठीक है. और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वही कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदी हुई थी, अब उसको बेच के आपको कुछ गेन हुआ है, दिस इज ऑल्सो एन इनकम बट नॉट फ्रॉम योर मेन ऑपरेशंस, दिस इज ऑल्सो योर अदर इनकम. जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, अदर इनकम क्या चांस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम. ठीक है. अब हम इसको दिखा देते हैं. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम शो करेंगे सेल्स, आपका मेन काम है ये. रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, हो सकता है आप सर्विसेज दे रहे हो. सेल ऑफ स्क्रैप. ठीक है. और अदर इनकम में जो अब आपके मेन ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है, we will show interest earned on loans and gain on sale of investments. Gain on sale of investments. Right champs? Okay champs, आगे देखते हैं. Under which head following revenue items of a financial company. अब आप एक financial company है. Financial company क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा है. देखिए, फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है कहीं से लोन लेना, कहीं को लोन देना. ठीक है. तो इसका मेन काम ही हो गया, अगर लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट देना, और अगर किसी को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट लेना, ये सब इसका मेन काम है. ठीक है. और जैसे इन्वेस्टमेंट्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स बेचना, ये भी इसका मेन काम है. सो दिस इज अ फाइनेंशियल कंपनी. फॉर एग्जाम्पल मुथूट फाइनेंस. तो लेट मी रिपीट, फाइनेंशियल कंपनी का मेन काम क्या होता है? कहीं से लोन लेना, कहीं को लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स बेचना,
इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना, ये मेन काम होता है, ठीक है। अब देखिए, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये मेन काम तो नहीं होगा ना, बिल्डिंग बेचने की तो हमने कोई बात नहीं की है, और बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट है ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो ये मेन काम नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेंडर्ड, हो सकता है आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, बट ये भी आपका मेन काम नहीं है, बिकॉज मेन काम क्या है फाइनेंशियल कंपनी का, अभी मैंने आपको बताया। सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी आपका मेन काम नहीं है इफ यू आर अ फाइनेंशियल कंपनी। इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स, यस, ये आपका मेन काम है, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इफ यू आर अ फाइनेंशियल कंपनी। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यस, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना बेचना, उस पर जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो सब आपका मेन काम है अगर आप एक फाइनेंशियल कंपनी है। यानी इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, और बाकी सारी इनकम्स आपकी अदर इनकम में जाएंगी, राइट। ओके चैम्प्स, अब आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज दोज एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ ट्रेडिंग कंपनी, सेल्स और नेट सेल्स is revenue from operations. For a service company, fee earned by rendering service is revenue from operations, and for a financial company, interest earned, dividend earned is revenue from operations. चैम्प्स, मैं वैसे आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट खरीदने में वो भी आ जाएगा कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, फिर उस कंपनी के शेयर्स बेच दिए हैं, ये भी आपका मेन ऑपरेशन है इफ यू आर अ फाइनेंशियल कंपनी। तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव्ड भी उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, उसका मेन काम होता है। ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, where is it shown in financial statements of a company? Now this is a good question. जैसे आपको पता है इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, उसको आप राइट ऑफ करके दिखाते हैं, जिसकी आप एंट्री क्या पास करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर SPR होता है तो SPR से डेबिट करके दिखाते हैं, राइट, बट अगर SPR नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये वही है, दिस इज दैट पार्ट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो आपने SPL में ट्रांसफर कर दिया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो करते हैं, और ये एक एक्सपेंस है, बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ शो करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो इतने सारे एक्सपेंसेस हैं। चैम्प्स, में वैसे ही आपके साथ एक शेयर कर लेती हूँ कि इसके लिए हमने क्लास में एक निमोनिक बनाया है, अच्छा लगे तो यूज कर लेना वरना छोड़ देना। चल पैदल चल वरना एनर्जी फालतू ड्रेन आउट। देखो, अगर आपको अच्छा लगता है ले लो। कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड आ गया, चल पैदल पी चल वरना एनर्जी फालतू ड्रेन आउट। इससे बच्चों को याद रह जाता है, सो इट वर्क्स फॉर अस, इफ इट वर्क्स फॉर यू टेक इट। सो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ हम कहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। सो चैम्प्स, जैसे डिबेंचर्स इशू करके आप फंड्स रेज करते हो, जो कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, तो ये फाइनेंस कॉस्ट है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो आपने राइट ऑफ किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बात है, तो ये एक फाइनेंस कॉस्ट है, तो इसे हम शो करेंगे फाइनेंस कॉस्ट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। तो ये आपकी एक फाइनेंस कॉस्ट है। और कौन सी होंगी फाइनेंस कॉस्ट बताइए जरा? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो आपने पे कर दिया है, वो सारी आपकी फाइनेंस कॉस्ट्स हैं जो कि आप शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट चैम्प्स। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू।
प्लीज़ इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अभी बहुत सारा कंटेंट मैंने आपके लिए लेके आना है विच विल प्रूव टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. ओके जी, देखते हैं. वेयर आर बैंक चार्जेस शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. ना जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को लगता है कि ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होते हैं, बट नहीं. ये तो बैंक ने मुझसे फीस चार्ज की है, जो भी बैंक मुझे सर्विसेज देता है उसके लिए बैंक ने फीस चार्ज किया है, तो बैंक चार्जेस. ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं होते, ये अदर एक्सपेंसेस में हम शो करते हैं. चांस इसको हम यहाँ पे शो करते हैं अदर एक्सपेंसेस में. ठीक है, तो बैंक चार्जेस, बी केयरफुल, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती. इसे हम शो करते हैं अंडर अदर एक्सपेंसेस इन ऑफ कोर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, आगे देखते हैं. व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? पहले मैं एक बार डिफाइन कर दूं. टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ये क्या मतलब हुआ? कोई बात समझ में नहीं आई. अब मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए पहले आपको रॉ मटेरियल मिलता है, यू परचेज रॉ मटेरियल, फिर आप उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हो, फिर वो फिनिश्ड गुड कुछ टाइम पड़ा रहता है एज एन इन्वेंट्री, फिर वो सेल होता है और फिर उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं. तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं. लेट मी रिपीट. रॉ मटेरियल मिला, फिर वो कन्वर्ट हुआ फिनिश्ड गुड में, फिर फिनिश्ड गुड में भी इट इज़ हेल्ड एज एन इन्वेंट्री फॉर सम टाइम, देन इट इज़ सोल्ड एंड देन यू गेट मनी फॉर इट. तो दिस टाइम पीरियड इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल. और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं. टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. अगर ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी बिजनेस का डिफाइंड नहीं है तो उसे हम 12 मंथ्स मान लेते हैं. यानी हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा काम 12 मंथ्स के अंदर होना है. राइट? अब हम ये पढ़ते क्यों हैं, ऑपरेटिंग साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से हमारी लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन में डिफरेंस आ सकता है. कौन सी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होगी और कौन सी लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, ये ऑपरेटिंग साइकिल अफेक्ट कर सकता है. कैसे? अभी देखते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें. टाइम पीरियड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग. बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही है. फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ओके चांस, मैंने आपको ये बता दिया कि अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइंड नहीं है तो हम उसे 12 मंथ्स मान लेते हैं. अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा. जैसे चांस नॉर्मली करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्या समझते हैं आप करंट लाइबिलिटीज से? ऐसी लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट की डेट के विद इन 12 मंथ सेटल होनी है. दिस इज योर नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटीज और आप 11th से यही पढ़ते हो. लेट मी रिपीट. बैलेंस शीट की डेट के विद इन 12 मंथ्स जो लाइबिलिटी सेटल होनी है उनको आप करंट लाइबिलिटी बोलते हो. बट अभी हम इस डेफिनेशन में थोड़ा सा एडिशन करने वाले हैं. लिसन केयरफुली. तो अगर तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स या उससे कम है तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन ऐसे ही रहेगी. वही कि बैलेंस शीट की डेट के विद इन 12 मंथ्स जो लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है वो करंट लाइबिलिटीज हैं. किस सिचुएशन में? अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स या उससे कम है तब. बट अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 15 मंथ्स, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी. अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है तो आपकी करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट की डेट के विद इन 15 मंथ्स पे ऑफ करनी है, अब वो करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगी. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स या उससे कम है तो हमारी नॉर्मल डेफिनेशन ही चलेगी करंट लाइबिलिटीज की कि जिनको 12 मंथ्स के अंदर पे ऑफ करना है बैलेंस शीट की डेट से. बट अगर ऑपरेटिंग साइकिल
12 मंथ से ज़्यादा है, से 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी कि बैलेंस शीट की डेट के विद इन, अगर 15 मंथ्स है ऑपरेटिंग साइकिल तो विद इन 15 मंथ्स जो लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है वो करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है तो बैलेंस शीट की डेट के विद इन 18 मंथ्स जिन लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है वो करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। अब एग्जाम्पल के बिना तो समझ नहीं आएगा ना, तो लेट अस ऑल्सो लुक एट एन एग्जाम्पल। ओके चैम्प्स, देखिए यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स है, मतलब 12 मंथ से कम है, और ये जो हमें लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है ये 8 मंथ्स के अंदर पे ऑफ करना है। देखिए अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स या उससे कम है ना, फिर तो आप अपना नॉर्मल रूल लगाएंगे कि जिनको विद इन 12 मंथ्स पे करना है वो करंट लाइबिलिटी है और जिनको आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल रूल लगाते हुए इसको बोलेंगे कि ये करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि इसको 8 मंथ्स के अंदर अंदर पे ऑफ कर देना है। यहाँ पे भी ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 मंथ से कम है तो नॉर्मल रूल लगेगा, इसको भी विद इन 12 मंथ्स पे कर देना है, ये भी करंट लाइबिलिटी है। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम है, पर यहाँ पे अभी हमें 15 मंथ्स के बाद पे करनी है इस लाइबिलिटी को, तो मेरा नॉर्मल रूल जो लग रहा है कि 12 मंथ्स के अंदर पे करना है तो करंट लाइबिलिटी, नहीं तो नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ऑफकोर्स ये बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है, तो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। जिन लाइबिलिटीज़ को मुझे 18 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना है वो करंट लाइबिलिटी बन जाएंगी, बाकी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसको मुझे कितने टाइम में पे करना है, 15 मंथ्स में ना, ये तो मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन है, तो ये मेरी करंट लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ वो होंगी जो विद इन 18 मंथ्स पे ऑफ करनी है, बट यहाँ पे इस लाइबिलिटी को विद इन 24 मंथ्स पे करना है बियॉन्ड माई ऑपरेटिंग साइकिल, सो दिस इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी, दिस बिकम्स योर नॉन करंट लाइबिलिटी। चैम्प्स, आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं। डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वेयर इट इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता है, इतनी बात आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो डिफाइंड होता है और इनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है, बट प्रॉफिट होगा तभी इनको डिविडेंड मिलेगा। वो तो है, वो तो डिविडेंड की बेसिक नेचर होती है, ठीक है। तो मान लीजिए 3 साल बीत गए और प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं मिला, और लेट्स से इनका डिविडेंड डिफाइंड था 6%। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड डिफाइंड होता है। 3 साल हो गए, इनको डिविडेंड नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट्स ही ना हुए हो, पर अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जब 4th ईयर अगर डिविडेंड मिलेगा तो इन्हें जो मिस्ड डिविडेंड है वो भी मिलेगा। दीज आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि 4th ईयर में अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसे 4th ईयर के साथ साथ जो मिस्ड डिविडेंड है पिछले 3 सालों का वो भी देना होगा। दीज आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इसको आप कहाँ पे शो करेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अभी तक आपने डिविडेंड पे नहीं किया, यू आर अ कंपनी, तो ये है आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, जो हो भी सकती है अराइज, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कैसे? बिकॉज फ्यूचर में प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, राइट। तो ये होती है कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और आपको पता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज का कोई मेजर हेड या सब हेड नहीं होता, they are shown in notes to accounts, right? So dividend not paid on cumulative preference shares is a contingent liability shown in notes to account. Okay champs, now ये एक theory question बन सकता है, MCQ बन सकता है, viva question बन सकता है। 4 conditions for a liability to be called a current liability. एक liability के current liability बनने के पीछे क्या 4 कारण हो सकते हैं।
सो वन, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे अभी हमने देखा भी था. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 months ऑफ द बैलेंस शीट डेट. बट उसमें कुछ एक बात आपको ऐड करनी है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 months से ज़्यादा है तो फिर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर चेंज हो जाएगा ये पॉइंट. देन हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब आपका उसी चीज़ का बिजनेस है, परचेज सेल का, जिस चीज़ की बात हो रही है. एंड द फोर्थ इज कि आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते. यू डू नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 months. सो ये आप पढ़ के जाएंगे चैम्प्स. 4 conditions. I will quickly repeat. Expected to be settled within the normal operating cycle, expected to be settled within 12 months from the balance sheet date, held for the purpose of being traded, and there is no unconditional right to defer the settlement. Champs, I really hope that this video helped you. अभी मैं बहुत सारे और theory questions, very important 1 mark questions लेकर आऊँगी आपके लिए सभी बुक्स में से. तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो. लीव योर रिक्वेस्ट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो बिकॉज आई रीड ऑल योर कमेंट्स एंड आई मेक श्योर कि मैं आप सभी के रिक्वेस्टेड वीडियोस जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ. सो कीप लर्निंग एंड आई विल कीप टीचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.